ठीक है। एडब्ल्यूएस में एक कॉन्सेप्ट है अवेलेबिलिटी जोन और रीजन, है ना। रीजन क्या है? ये जो लिस्ट है ना, ये रीजन्स हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं रीजन्स होता क्या है। रीजन का मतलब होता है कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया, है ना। अब ये मान लो एक ज्योग्राफिकल एरिया है ना, अर्थ का। अब इसमें ये एरिया जो है ये बिलोंग करता है यूरोप को, इधर का कुछ एरिया बिलोंग करता है एशिया को, है ना। ये इधर का कुछ एरिया बिलोंग्स करता है साउथ अफ्रीका और फलाना ढिमकाना, इधर उधर को। ठीक है। तो इस तरह के जो एरियाज होते हैं ना, ज्योग्राफिकल एरियाज, इसको बोलते हैं रीजन। एडब्ल्यूएस उसको बोलता है रीजन, है ना। तो रीजन में एक रीजन जो होता है, जैसे एशिया पैसिफिक इज अ रीजन, है ना। अब इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में, एशिया पैसिफिक मतलब पूरे एशिया में जहां पर भी उसके डाटा सेंटर होंगे, है ना, वो उस एरिया को वो बोलता है एजे, एबिलिटी जोन। ठीक है। तो एक हो गया रीजन, एक हो गया एबिलिटी जोन, है ना। अब यहाँ जब आप देखोगे किस किस रीजन में एडब्ल्यूएस के डाटा सेंटर्स हैं, ये सारे जो लिस्ट हैं, इन सब जगह पे एडब्ल्यूएस के अपने डाटा सेंटर्स हैं, है ना। या फिर हो सकता है कि एडब्ल्यूएस ने किसी से कोऑर्डिनेट करके वहां पर अपना डाटा सेंटर बना लिया है। ठीक है। अब नॉर्थ वर्जीनिया में ही अगर हमें आरएनडी करनी है, तो हमें नॉर्थ वर्जीनिया ही क्यों चूज करना चाहिए, किसी कोई और क्यों नहीं करना चाहिए? जो भी रीजन है, मतलब सबसे पुराना रीजन जो है वो नॉर्थ वर्जीनिया है। एडब्ल्यूएस ने जब स्टार्ट किया था अपनी सर्विस देना, तो वो नॉर्थ वर्जीनिया में स्टार्ट किया था देना। ठीक है। सबसे पुराना रीजन होने की वजह से यहाँ पे जो सर्विसेज की कॉस्ट है, अगर आप कोई भी सर्विस यूज करते हो, जैसे EC2 या फिर किसी भी अदर सर्विस को अगर आप यूज करते हो, तो वो थोड़ा यहाँ पे सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू द अदर रीजन्स। पहली चीज। अब जो चीज आपके यहाँ से ज्यादा दूर होगी, वो उतना ही सस्ता होगा आपके लिए, ऐसा एडब्ल्यूएस बोलता है। मान लो अगर आप अपनी वेबसाइट को चला रहे हो इंडियंस यूजर के लिए, है ना, आपका जो वेबसाइट है, जैसे flipkart.com इज द कम्प्लीटली इंडियन वेबसाइट, है ना। सो इफ you want to be host flipkart.com in AWS and in for Indian users only, and you are choosing the region which is the Asia Pacific, and under the Asia Pacific you are choosing the region Mumbai, है ना। आपने मुंबई रीजन चूज किया, एशिया पैसिफिक में भी ये सारे रीजन्स हैं, हांगकांग, मुंबई, सियोल, सिंगापुर, सिडनी और टोक्यो। ठीक है। अब इनमें से अपने किसी एक नियरेस्ट रीजन, अगर हमें इंडियंस हैं, हमने एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन चूज कर लिया, तो आपने अपने सबसे नियरेस्ट रीजन को चूज किया है। इसके लिए इस रीजन में जो सर्विस की कॉस्ट होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। समझ गए? रोशन भाई सॉरी टू हाँ, रोशन भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ, हाँ, हाँ। ओके ओके ओके, सबसे थैंक यू। पहला मैं काम यही करता हूँ मैं। अभी रीजन का कंसेप्ट क्या है? हमारे पास जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है, और जो ज्योग्राफिकल एरिया में एडब्ल्यूएस अवेलेबल है, वो उसका रीजन हो गया। ठीक है। अब होता है एबिलिटी जोन। एबिलिटी जोन क्या होता है? जैसे मान लो एशिया पैसिफिक में मुंबई एक रीजन है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको मुंबई। ठीक है। अब मुंबई के अंदर में जितने भी फिजिकल डाटा सेंटर्स होंगे, है ना, हो सकता है कि कोई बांद्रा में हो, कोई वेस्ट में हो, कोई ईस्ट में हो, जितने भी डाटा सेंटर्स होंगे, उस डाटा सेंटर को एडब्ल्यूएस बोलता है एबिलिटी जोन। डाटा सेंटर वर्ड हटा दिया, अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया? एबिलिटी जोन। इसको बोला जाता है क्या? एजे, है ना। एबिलिटी जोन। एबिलिटी जोन किस लिए मल्टीपल होने चाहिए? अगर समहाउ कुछ भी कनेक्टिविटी, इंटरनेट इशू, इलेक्ट्रिसिटी इशू, कुछ भी हो सकता है ना। मान लो मुंबई डाटा सेंटर में, मुंबई रीजन में 4 एबिलिटी जोन थे। ठीक है, 1 2 3 4 4 एबिलिटी जोन थे। अगर कोई एक एबिलिटी जोन डाउन हो गया, एक डाटा सेंटर डाउन हो गया, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो आप अपना जो सर्विसेज हैं वो 3 जगह से ऑनलाइन रख सकते हो। 3 डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आपकी सर्विसेज ऑनलाइन हो सकती हैं। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट लाया है एडब्ल्यूएस ने, उसने बोला है रीजन। रीजन इज अ ज्योग्राफिकल एरिया
A complete geographical area is a region, and ability zone is a physical data center. AJ is a DC, डाटा सेंटर। और रीजन क्या है? रीजन इज अ ज्योग्राफिकल एरिया। जी, ठीक है, क्लियर है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजे एंड यू नो रीजन। तो उसमें चार ऑप्शन होंगे, मल्टीपल चॉइस में आपको देना पड़े। ठीक है। रोशन, हम्म। इसमें ये चीज क्लियर नहीं हुई कि जितना दूर होगा उतना ज्यादा कॉस्ट कम होगी, मतलब कैसे? हाँ, बेसिकली ये एडब्ल्यूएस का आपको मतलब ये इसका है ही, कॉन्सेप्ट ही है ये। सबसे पहला कि अगर आप मेरे पुराने सबसे पुराने रीजन्स को यूज करते हो, ठीक है, सबसे पुराने रीजन्स को अगर आप यूज करते हो जो कि नॉर्थ वर्जीनिया है, तो वहां पर आपको कॉस्ट कम मिलेगा, है ना। और अगर आप किसी भी सर्विस की कॉस्टिंग उठा के देखोगे ना, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे मैं EC2 की कॉस्ट देखूं अब निकाल के, तो उन्होंने ऐसा डिजाइन ही किया है कि जो भी यूजर अपने यहाँ के लिए, अगर कोई इंडियन यूजर है और वो इंडिया में अपनी सर्विसेज रख रहा है ना, कोई मुंबई डाटा सेंटर में अगर आप अपनी सर्विसेज रख रहे हो, तो उसका कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। आपको नॉर्थ वर्जीनिया में रखोगे तो कम पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइस ही ऐसा है, उन्होंने प्राइस ऐसा सेट ही किया हुआ है। AWS कॉस्ट फॉर प्राइसिंग मुंबई। अच्छा, ना एक एक बंदा था, वो कह रहा था कि मैंने क्या कहते हैं अपना जो है ये सेलेक्ट किया था मुंबई। हाँ, तो मेरे ना कुछ दो इंस्टेंसेस जो है 24 घंटे तक ऑन रह गए, तो मेरे 10,000 रुपए कट गए। और हाँ, कहता है कि मैं अगर कहीं ओहियो में रखा होता या यूएस में कहीं रखा होता तो ये 10,000 की जगह और ज्यादा मेरे पैसे कटते, नहीं, क्योंकि वो डिस्टेंस ज्यादा था। गलत है या सही है ये चीज? हाँ, ये गलत बात है। बेसिकली आपको सबसे सस्ता जो पड़ता है वो नॉर्थ वर्जीनिया पड़ता है ना। और उसके बाद में अलग अलग की प्राइसिंग अलग अलग है। ये बिल्कुल डिपेंड करता है प्राइसिंग इसकी ना, अपनी एक प्राइसिंग लिस्ट है, AWS की अपनी एक प्राइसिंग लिस्ट है। उस प्राइसिंग लिस्ट पे आपको जैसे ऑन डिमांड इंस्टेंसेस, ये देख लो, हर एक जो इंस्टेंसेस है ना, इन इंस्टेंसेस की अपनी एक प्राइसिंग है। हर एक टाइप की इंस्टेंसेस की अपनी एक प्राइसिंग है कि वो कितना रुपया लेगा आपसे, पर आवर पर आवर पर आवर, है ना। अब जो नियरेस्ट रीजन होती है ना किसी यूजर की, जैसे हमारे जैसे यूजर्स की, हमारी मुंबई इज अ नियरेस्ट रीजन, है ना, तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि नियरेस्ट रीजन होने की वजह से लेटेंसी कम होती है ना। तो जब लेटेंसी कम होगी तो बैंडविड्थ ज़्यादा यूज होगा और वो आपको कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एक लिस्ट है, मैं आपको निकाल के दे दूंगा, अभी मिल नहीं रहा किधर में, है ना। एक इन्होंने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है कि कौन से एरिया में कितना पैसा लगेगा। ये देखो, डाटा ट्रांसफर आउट फ्रॉम अमेजॉन EC2। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि सबसे ऊपर में नॉर्थ वर्जीनिया है और उसका 1 सेंट है ना। और यहाँ पर मुंबई रीजन है, उसका 2 सेंट है, मतलब डायरेक्ट डबल है ना। तो डेफिनेटली कि यहाँ पर प्राइसिंग अगर आप लॉन्च करोगे तो ज़्यादा होगा। जैसे कि अब फ्रैंकफर्ट है, पेरिस है, टोक्यो, लंदन, इन सब की प्राइसिंग देखो ज़्यादा है। इन सब की प्राइसिंग ज़्यादा है। सबसे सस्ती कौन सी है? नॉर्थ वर्जीनिया। क्यों? क्योंकि ये हमसे फार है, पहला। लेकिन ये कोई रीज़न नहीं हुआ। लेकिन दूसरा जो परफेक्ट रीज़न ये है कि ये सबसे पुराना अ, हमारा रीजन है ना। इसी वजह से AWS इस रीजन में जो है वो कॉस्ट ज़्यादा नहीं करता है कभी भी। बाकी सब में सेम कॉस्टिंग है, देख लो। तो रोशन भाई, एक क्वेश्चन। हाँ, जैसे जैसे आप बोल रहे हो कि ये इसकी कॉस्ट सबसे लो है, ठीक है? नॉर्थ तो वर्जीनिया फिर की, हाँ। हाँ, नॉर्थ वर्जीनिया की, ठीक है, तो हर यूजर की यही टेंडेंसी होगी कि हम इसको यूज करें, तो दूसरे रीजन पे हम जाए ही क्यों? नहीं, ये तो मतलब हम तभी कर सकते हैं जबकि हमें मतलब सिर्फ R&D करनी है ना। जब आपको ओके। अभी जैसे आपकी पर्सनल अकाउंट है
है ना। तो पर्सनल अकाउंट में आपको फर्क नहीं पड़ता लेटेंसी क्या है ना, सर्विसेज कैसी चल रही नहीं चल रही, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वो अगर ओके। 2 सेकंड लेट भी आपको पेज रेंडर होगा ब्राउजर पे तो आपको चलेगा, है ना। लेकिन जब आप प्रोडक्शन के लिए बात करते हो ना, तो प्रोडक्शन में एक एक सेकंड भी बहुत मायने होता है। तो वहाँ पे लेटेंसी काउंट्स होती है माइक्रो सेकंड्स में, है ना, कि कितना, अगर मैं एक परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहा हूँ तो वो वेबसाइट कितना टाइम ले रही है, कितना माइक्रो सेकंड का डिले है। अगर मैं यहाँ पर एक बटन क्लिक कर रहा हूँ साइन इन टू द कंसोल, है ना, तो अब ये कितना टाइम ले रही है ये घूमने में, और कितना टाइम दिखा रही है मुझे रेंडर होने में पेज को। ये सब चीज़ें कॉस्ट मैटर करती हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ओके। डेफिनेटली आपको सबसे पहली बात कि अगर आप ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में करोगे एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, तो आप खुद ही बोलोगे कि यार हमारा जो यूजर बेस है ना जहाँ भी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डाटा सेंटर चूज करेंगे। अगर मेरा जो यूजर बेस है वो यूरोप का है, मेरे वेबसाइट इंडियन है लेकिन मेरा यूजर बेस यूरोप का है, मैं यूरोप में ज़्यादा काम करता हूँ, तो मैं अपना जो रीजन होगा ना, वो रीजन यूरोप में लंदन या फ्रैंकफर्ट या आयरलैंड ऐसा कुछ चूज करूंगा। उस समय वो कॉस्ट मैटर नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, ओके। क्योंकि वहां पर आप प्रोडक्शन से अर्न कर रहे हो, यहाँ पे तो आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हो, है ना। यहाँ पे तो आप चीजों को सीख रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको वो लेटेंसी कोई फर्क नहीं पड़ती है। राइट। श्योर। तो यही पर्पस हम्म। है बताने का, नहीं तो और कोई पर्पस नहीं है इसका बताने का। ये बेसिक्स हैं ओके। बेसिकली, तो ये हमें ना पता होना चाहिए। अगर हम कहीं बैठे हैं तो अब मान लो आप कभी यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ये इतने सारे लिस्ट क्यों है ना, और मुझे इसमें से कौन सा चूज करना चाहिए। तो इस सवाल का ये जवाब है कि अगर आप डेव इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तब तो कोई सा भी चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सस्ता हो महंगा हो, मतलब सस्ता ही होना चाहिए, लेटेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। डेव इन्वायरमेंट तो आपके लोकल इन्वायरमेंट हो गई, डेवलपर्स वहाँ कोड डालेंगे, टेस्ट करेंगे। लेकिन आप जब ऊपर जाते हो, प्री प्रॉड प्रॉड इस तरह के इन्वायरमेंट्स में जब आप जाते हो, तो वो रियल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, वहाँ पर यूजर्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर में। तो जब वो सिचुएशन होगी तो आप हमेशा जो रीजन चूज करोगे वो नियरेस्ट होना चाहिए यूजर के, ताकि यूजर एक्सेस कर पाए, यूजर को लेटेंसी ना हो। अगर यूजर को 1 सेकंड या 30 सेकंड की आपने लेटेंसी दे दी आपकी वेबसाइट पे, वो दोबारा आपकी वेबसाइट पे आएगा ही नहीं यूजर, है ना, कोई यूजर नहीं आएगा। तो इसी वजह से यही मतलब रीजन है कि हम वहाँ पर नियरेस्ट चूज करते हैं। कुछ सर्विसेज ग्लोबल होती हैं, इसी एडब्ल्यूएस के अंदर में कुछ सर्विसेज हैं जो कि ग्लोबल हैं, और कुछ सर्विसेज हैं जो कि डाटा सेंटर बेस्ड हैं, मतलब रीजन स्पेसिफिक सर्विसेज हैं। तो अभी जो हमने डैशबोर्ड खोला हुआ है, ये EC2 का डैशबोर्ड है। ये जो सर्विस है EC2। रोशन, यस। इसमें मल्टीपल यूजर्स हैं, कोई यूरोप में बैठा है, कोई एशिया पैसिफिक के हैं, कुछ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के हैं। हम्म। तो आप अगर कोई पोर्टल डिजाइन कर रहे हो प्रोडक्शन में एंड यू आर डूइंग फॉर ऑल द यूजर्स, तो हम्म। आप फिर उस चीज में किस चीज को ध्यान रखोगे? जो आप कह रहे हो ना नियरेस्ट टू यूजर होना हम्म। चाहिए, बट यूजर्स आर एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोबल, ठीक हम्म। है? तो इसमें क्या करना हाँ, अब उस कंडीशन में हमारे पास एक और सिचुएशन है कि अगर हमें इस तरह का सिचुएशन आ गया कि मतलब मेरे पास अलग अलग जगह से, एशिया पैसिफिक से, दुबई से मेरे यूजर बेस हैं, है ना। मेरा कुछ है जो कि किसी और जगह से यूजर बेस है, जैसे अमेजोन ही है। अमेजोन वेबसाइट जो है ये इंडिया में .in के नाम से चलती है ना। या फिर नेटफ्लिक्स एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि नेटफ्लिक्स AWS के ऊपर में ही चला रहे हैं। ठीक है, तो जैसे नेटफ्लिक्स आप खोलोगे तो इंडिया के लिए .in खुलती है, यूरोप के लिए .eu खुलती है, यूएस के लिए netflix.com खुलती है ना। ऐसा मल्टीपल होता है, तो वहां पर फिर वो डिफरेंट आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो हम वो डिस्कस करेंगे जब हम आगे चलेंगे ना, तो हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि CDN कैसे काम करता है, और वो कैसे किसी भी यूजर्स को उसके नियरेस्ट डाटा सेंटर से चीज़ों कैसे डिलीवर करके दे देता है, एक बहुत कम लेटेंसी के ऊपर में। वो कैसे होती है और कैसे को अपने पास रख लेता है CDN। तो अभी मैं उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना चाह रहा हूँ, बस मैं ये बता दे रहा हूँ कि CDN एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम वो चीज़ मैनेज कर सकते हैं। अगर मेरे पास यूजर बेस 3 अलग अलग कंट्रीज के हैं, है ना, या 4 अलग अलग रीजन के हैं, तो हम CDN के थ्रू कैसे वहां पर डिलीवर कर सकते हैं विदाउट एनी लेटेंसी। अभी जो मैं एक चीज बता रहा था कि कुछ सर्विसेज।
रोशन भाई, जैसे एक चीज मैंने मिस कर दी। जैसे मान लीजिए कोई बैंकिंग, कोई कोई बैंक है, सपोज उसने अपना वेबसाइट बनवाया हुआ है, हम्म, सपोज कोई यूरोप का बैंक है, हम्म। ठीक है, मान लो जर्मनी में कोई बैंक है, तो वो अपना डेटा सेंटर जर्मनी में ही कोशिश करेगा रखने की, या फिर वो कहीं पर भी रख सकता है? देखो, डेफिनेटली मैंने आपको बताया ना कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जो होता है ना। अभी जैसे मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मैंने जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट सेटअप करना है, तो मैंने अभी जब डेव एनवायरनमेंट सेटअप किया, तो मैंने जो क्लाइंट से डिस्कस करी, और जो भी हमने जो डिस्कशन करके वहाँ से निकाला कंक्लूजन, वो हमेशा यही होता है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हमेशा यूजर के नियरेस्ट होना चाहिए, है ना। ऐसा हो सकता है कि एशिया पैसिफिक इज ए रीजन और मेरा यूजर बेस इंडिया में है, क्योंकि वो मुंबई रीजन मुझे ज़्यादा कॉस्टली लगेगा, तो मैं सिंगापुर में डाल दूंगा अपनी वेबसाइट, है ना। मैं अपना हो सकता है कि चाइना अगर कोई रीजन है और चाइना सस्ता है, तो मैं वहाँ डाल दूंगा, क्योंकि उस रीजन में अगर मुझे सस्ता पड़ रहा है तो मैं वहाँ डाल दूंगा। थोड़ी लेटेंसी मुझे मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि मैंने मुंबई में नहीं रखा है। तो उतना अगर आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो कि ठीक है, इतनी लेटेंसी के लिए मैं कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो दैट्स बेटर। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है यूज़ केस पे, आपकी यूज़ केस क्या है ना। आपको यूज़ केस पैसा है, या फिर आपकी यूज़ केस लेटेंसी हटा करके और फास्ट वेबसाइट चाहिए, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। आप नहीं बोल सकते हो कि मतलब आप पहले सजेस्ट कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, आप सजेस्ट कर सकते हो अपने क्लाइंट को, आप बता सकते हो कि अगर हम नियरेस्ट में रखेंगे तो वहाँ पर हमें लेटेंसी कम मिलेगी, और अगर हम दूर रखेंगे तो उसकी लेटेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप बता दो कि आपको पैसा आपका इम्पोर्टेंस है या फिर क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो अगर क्लाइंट बोलेगा कि नहीं नहीं, मुझे ज़्यादा बिलिंग नहीं चाहिए, आप कहीं भी रख दो, तो फिर आप उसी हिसाब से रख लो, बोलो ठीक है। फिर 30 सेकेंड, सॉरी, 2-3 सेकेंड, 5 सेकेंड का लेटेंसी आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं, है ना, नहीं तो हम इससे ज़्यादा लंबा चले जाएंगे। कुछ सर्विसेज होती हैं एडब्ल्यूएस की, जो कि रीजन स्पेसिफिक होती हैं, और कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि ग्लोबल होती हैं, है ना। ग्लोबल और रीजन स्पेसिफिक सर्विसेज में डिफरेंस ये है कि जो रीजन स्पेसिफिक सर्विसेज होंगी, जैसे कि EC2, ये एक सर्विस है जो कि रीजन स्पेसिफिक है। यहाँ पे आप देखोगे रीजन लिखा हुआ है ना, नॉर्थ वर्जीनिया। लेकिन अभी एक सर्विस अगर मैं यहाँ पे खोलूंगा, IAM, तो यहाँ पे आपको ग्लोबल लिखा हुआ रहेगा, है ना। और ये सारे रीजन्स क्या हैं, डिसेबल हैं। ये यहाँ पे ग्लोबल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सर्विस ग्लोबल लिखी हुई है, वो पूरे अकाउंट में, पूरे AWS के अकाउंट में, चाहे वो रूट हो, चाहे रोशन हो, एडमिन हो, रोहित हो, कोई सा भी यूजर हो, उस अकाउंट में अगर लॉगिन करता है, तो वो सर्विस उसके लिए भी सेम एप्लीकेबल होगी, एक अकाउंट में एक ही सर्विस दिखेगी। ठीक है। जो रीजन स्पेसिफिक सर्विसेज होती हैं, है ना, जैसे कि EC2, S3 बकेट, इस तरह की जो रीजन स्पेसिफिक सर्विसेज होती हैं, वो सर्विस सिर्फ इसी रीजन में दिखेंगी, है ना। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पर ना एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, ये अभी आप ज़्यादा मत सोचना है कि कैसे हो रहा है और मैं कैसे कर सकता हूँ। बस अभी आप समझो कि यहाँ पर रीजन स्पेसिफिक का डिस्कशन हो रहा है ना। हमें इवन इस EC2 को यूज़ भी नहीं करना है, सिर्फ लॉन्च करके देखना है कि हो क्या रहा है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, ये अभी तैयार हो रहा है। लेकिन अभी, और ये कौन से रीजन में है, नॉर्थ वर्जीनिया में। जब मैं ओहायो रीजन में चला जाऊंगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे कोई भी EC2 इंस्टेंसेस नहीं है, है ना। अभी भी साइज क्या है, जीरो है, सब कुछ जीरो है। कोई कीपर नहीं, कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ जीरो। दैट मीन्स जो EC2 इंस्टेंस है वो रीजन स्पेसिफिक है। अगर मेरा कुछ, मैंने कोई सर्विस लॉन्च की है, कोई डेव इन्वायरमेंट मैं नॉर्थ वर्जीनिया में चला रहा हूँ, तो वो डेव इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि मैं ओहायो में जाऊंगा तो मैं वहां से भी एक्सेस कर लूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं डेव इन्वायरमेंट अगर नॉर्थ वर्जीनिया में चला रहा हूँ, तो वो मैं सिर्फ नॉर्थ वर्जीनिया में ही एक्सेस कर पाऊंगा, और कहीं भी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह की सर्विसेज जो होती हैं वो रीजन स्पेसिफिक सर्विसेज होती हैं।
अब बात करते हैं ग्लोबल सर्विसेज की। ग्लोबल सर्विसेज क्या होती हैं? ग्लोबल सर्विसेज होती हैं जैसे IAM, एक सर्विस है AWS की, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये सर्विस ग्लोबल सर्विस है। क्यों ग्लोबल सर्विस है? क्योंकि कोई भी यूजर लॉगिन करेगा तो उसको यही पेज दिखेगी, और उसको दिखेगा कि कितने यूजर्स हैं, कितने रोल्स हैं अकाउंट में, और ग्रुप क्या है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर कौन है, ये सारा कुछ सबको दिखने वाला है। ठीक है, और एक ही डैशबोर्ड पे दिखने वाला है ये सारा, है ना? तो इसलिए ये ग्लोबल सर्विस है। पूरे अकाउंट में एक ही सर्विस, और वहाँ पर एक ही अकाउंट में अलग अलग रीजन में मल्टीपल नो रीजन, मल्टीपल सर्विसेज, आप मल्टीपल इंस्टेंसेस अलग अलग प्लेस में आप लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट होता क्या है ना? अभी तक किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? यस नो, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। ऑल गुड। ओके, आप लोग परफेक्ट। आगे बढ़ जाओ। परफेक्ट। तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है? जैसा इसका नाम है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इससे पता ही चल रहा है कि ये किसी यूजर की एक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? कि मैं अपने अकाउंट को कैसे किसी भी अदर यूजर को यूज ना कर पाए, है ना? या फिर कोई रिस्ट्रिक्ट यूजर ही उसको आए और यूज कर पाए, ये सब चीजें मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। तो AWS बोलता है कि आप अपना जो अकाउंट है ना, उसको कभी भी रूट, जो यूजर होता है, जब आप बनाते हो अपनी अकाउंट AWS में, तो वो यूजर जो होता है आपके अकाउंट का, वो रूट यूजर होता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आपने जो लॉगिन किया होगा अपने अकाउंट में, अपने अपनी ईमेल आईडी या फिर पर्सनल नाम दे के लॉगिन किया होगा, और आपको वो ऐसा दिख रहा नहीं, दिख रहा होगा admin@AWS-parent, ऐसा नहीं दिख रहा होगा, है ना? आपका जो यूजर होगा वो रूट यूजर है। राइट। तो AWS बोलता है कि रूट यूजर से लॉगिन कभी मत करो आप अपने अकाउंट को, है ना? वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपने रूट यूजर से लॉगिन किया और गलती से आपने अपने पासवर्ड को ब्राउजर पे सेव कर दिया, है ना? और अगर किसी ने आपके सिस्टम को अटैक कर लिया, और कुछ भी हो सकता है ना? तो आपका रूट जो है ना, रूट, उसके पास सब कुछ ऑनरशिप है, पूरा अकाउंट का ऑनर है वो, उसके पास बिलिंग की ऑनरशिप है, सब कुछ की ऑनरशिप है ना? तो वो ज़्यादा डैमेज कर सकता है आपके अकाउंट को, अगर रूट का क्रेडेंशियल्स लेफ्ट राइट हो गई तो वो आपको डैमेज कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? एडवेस बोलता है कि एक यूजर बनाओ, है ना, और उसको परमिशंस दे दो एडमिन की। मतलब एक एडमिन होना चाहिए आपके सिस्टम, पूरे अकाउंट में। एडमिन के पास सब कुछ का एक्सेस होगा, लेकिन वो रूट नहीं होगा। ठीक है, समझो इस बात को। एडमिन के पास सब कुछ का एक्सेस होगा, लेकिन वो रूट नहीं होगा। अब रूट नहीं होगा तो एडमिन क्या क्या कर सकता है? एडमिन क्रिएट कर सकता है किसी यूजर को, किसी सर्विस को, किसी भी सर्विस को इनेबल डिसेबल कर सकता है, सपोर्ट में टिकट क्रिएट कर सकता है ना? वो भी एक तरह का मालिक ही है, लेकिन वो छोटा मालिक है, और रूट इज अ बिग मालिक, है ना? तो ये एक्टिविटी, मतलब ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है रूट का। और आप यहाँ पर मैंने यहाँ पर एडमिन नाम दे दिया है, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCD या ये जो मर्जी आपकी नाम वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक तो एक छोटा सा बेसिक था IAM का। अब IAM जो मैनेज होती है किसी भी अकाउंट के लिए, वो बोलता है कि मैं ना आपको 4 वे देता हूँ। देर आर 4 वेज: ग्रुप, यूजर, रोल्स एंड पॉलिसी। ठीक है, ये 4 तरीके हैं। यहाँ इन सारे तरीकों में से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले ना हम बात करते हैं यूजर्स। ठीक है, यूजर इज जस्ट ए यूजर, है ना, who have some credentials, okay, and that guy can access my EC2 instances और AWS अकाउंट। और इस यूजर को मैं एक लिमिटेड परमिशन भी दे सकता हूँ कि अगर मैंने एक यूजर बनाया अली, है ना, और अब मैं चाहता हूँ कि अली मेरे अकाउंट पे लॉगिन करे, बट अली कैन सी ओनली द सर्विसेज विच आई वांट टू शो दैम, और अली कांट क्रिएट, डिलीट और एनीथिंग। ठीक है, तो ये मैं बना के अभी आपके सामने देखता हूँ कि ऐसा कुछ कर पाते हैं क्या।
तो हम एक यूज़र बनाते हैं। मैंने एक यूज़र बनाया, इसका नाम दिया अली। ठीक है, एक्सेस टाइप में दिया कंट्रोल एक्सेस। पासवर्ड देता हूँ मैं अली STL@123। नेक्स्ट परमिशन, अच्छा रीसेट नहीं करवाते हैं। नेक्स्ट परमिशन, है ना। अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे पॉलिसी क्या होती है, इसलिए बस अभी आप ये सोचो कि ऐसा वे है बनाने का। Read only SQ read only। अभी मैंने ये जब ये यूज़र क्रिएट किया तो AWS आपको ये एक CSV फाइल देती है। इस CSV फाइल में सारे डिटेल्स पड़े होते हैं यूज़र के, है ना। क्या क्या डिटेल होते हैं अभी चेक कर लेते हैं। इसमें यूज़र का नाम है और एक लिंक दी हुई है जिससे कि यूज़र लॉगिन कर सकता है। अब मैंने इस यूज़र से लॉगिन करना है। आप सारे कोई इस यूज़र से लॉगिन करो। किसी अलग ब्राउज़र में करना, इस गूगल क्रोम में मत करना, क्योंकि गूगल क्रोम में आप लोगों ने पहले से यूज़ कर रखा है। कोई और ब्राउज़र में करना। यूज़र का नाम है अली और पासवर्ड है अली SCL@123। लॉगिन करो और मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन कौन सी सर्विसेज आप लोग देख पा रहे हो। कर लिया लॉगिन आप लोगों ने? हाँ रोशन भाई, मैंने कर लिया। ऑसम। आपको क्या क्या सर्विसेज दिख रही हैं? इसमें मेरे को एक बिल्ड सोल्यूशन इस तरह से अच्छा। और अली अली के नाम से यूजर, मतलब यूजर नेम अली है। हाँ, और फिर AW@AWS पैरेंट, और जो ठीक रीजन है। जो है वो ओहियो है। इस हम्म, तरह से दिख रहा है। ठीक है। और लॉन्च अब वर्चुअल मशीन बिल्ड हुआ है। हाँ, अभी अभी मेरी स्क्रीन देखो। और अभी जैसे मैंने यहाँ पे सर्विसेज यूज करना चाहा EC2। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या एरर आ रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज टू डिस्क्राइब रनिंग इंस्टेंसेस, और सारे चीज़ों के लिए वही आ रहा है ना। ऑथराइज नहीं हो, ऑथराइज नहीं हो। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई भी एक सर्विस फ्रिक्वेंटली उठाता हूँ, मैं इलास्टिक बीनस्टॉक उठाता हूँ। ये भी मुझे क्रिएट नहीं करने दे रहा है। जब मैं यहाँ से भी क्रिएट करूंगा तो मुझे क्रिएट नहीं करने दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि जब हमने यूजर को बनाया, है ना, तो इस यूजर को हमने क्या परमिशन दिए थे? हमने बस इसको परमिशन दिया था कि दैट यूजर कैन ओनली चेक द रीड द S3 एंड नथिंग एल्स। तो यूजर क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ S3 को ही चेक कर सकता है। तो लेट्स ट्राई विद द S3। और S3 में भी क्रिएट नहीं कर सकता है, यूजर सिर्फ रीड कर सकता है।
है ना। S3 में यूजर सिर्फ रीड कर सकता है, तो यूजर को यहाँ पे दिख रहा है डोमेन लिखा हुआ, है ना। अब अगर इस बकेट को यूजर चाहेगा डिलीट करने के लिए, लेट्स ट्राई टू डिलीट द बकेट। एरर आ गया, है ना। नीचे में हमें एरर आया, क्यों एरर आया, बोलते ऑपरेशन फेल डिलीट बकेट। ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बोल रहा है एक्सेस डिनाइड, मतलब यूजर को हमने परमिशन ही नहीं दिया है उसको डिलीट करने का। तो इस तरीके से हम किसी भी यूजर को अपने अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। हमें अपने अकाउंट में कभी भी रूट यूजर के साथ लॉगिन नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या यूज करना चाहिए, एक यूजर बनाना चाहिए और उसको हमें एक स्पेसिफिक परमिशन देनी चाहिए कि ये यूजर S3 यूज करेगा, EC2 यूज करेगा, सम अदर गाइ यूज करेगा, या फिर इस यूजर को एक एडमिन एक्सेस होती है वो हम दे सकते हैं कि चलो ये यूजर को एडमिन बना देता हूँ मैं अपने अकाउंट में, है ना। अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, इसी यूजर को एक एडमिन की राइट दे देता हूँ, है ना। मैं यहाँ जाता हूँ परमिशन में, सॉरी, परमिशन, ऐड परमिशन, यहाँ गया और इसको बोल देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, है ना, ये राइट है, तो मैंने ये राइट दे दिया यूजर को। अभी जरा ट्राई करना ये यूजर को EC2 वगैरह लॉन्च कर पाता है कि नहीं। अभी मैं इस यूजर से जिससे मैं लॉगिन हुआ था अली नाम से, मैं क्या कर रहा हूँ, जो अब सेम दिख रहा है रोशन उसमें, परफेक्ट, 0 इंस्टेंसेस हाँ, वो अब डेडिकेटेड रोज अब उसको उसको चेक दिख करेगा रहा वो। है ना। अब भी EC2 इंस्टेंस लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करोगे तो वो क्लिक भी कर पाएगा और खोल भी पाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोई भी यूजर अगर हम बनाते हैं तो उस यूजर का एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहली बात। अगर वी आर द डिवॉप्स गाय, वी आर द ओनर ऑफ द अकाउंट, सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो एक छोटा सा टास्क मैं अभी हाथों हाथ आप लोगों को दे देता हूँ जो कि आप लोग करोगे अपने फ्री टाइम में, और वो टास्क होगा, क्रिएट क्रिएट यूजर एडमिन इन योर अकाउंट। ये सबसे पहला टास्क है जो कि हमें सबको करना है, और हमें हमेशा एडमिन यूजर यूज करना है लॉगिन करने के लिए, रूट यूजर नहीं यूज करना है, पहला टास्क। दूसरा, क्रिएट डेव यूजर एंड असाइन रीड ओनली एक्सेस ऑन EC2 एंड X3 बकेट। इनके ऊपर में के ये अपने पास टास्क है, ये टास्क अपने को करना है जिसमें कि EC2 के ऊपर में और S3 के ऊपर में जो यूजर हमने बनाया है डेव, उस यूजर को उतना ही राइट्स मिले और कोई राइट्स नहीं मिले। ठीक है। ये तो हो गई यूजर की बात। अब आते हैं ग्रुप में। ग्रुप क्या कर सकता है और ग्रुप क्या होता है। जैसे अभी हमने क्या किया कि एक यूजर बनाया, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ, मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, मेरे ही सब कुछ राइट्स हैं करने के लिए, तो मैं अकेला बंदा हूँ, है ना। मैं सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ, मैंने ऐसा करना है मुझे। अब मान लो कि मेरे टीम में तीन बंदे और आए डेवऑप्स में, अली, अविनीत और रोहित। ठीक है। अब ये तीनों बंदे आए, तो इन तीनों बंदों को ना सेम परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों डेवऑप्स के बंदे हैं, तो इन तीनों को सेम परमिशन होनी चाहिए। जो राइट्स मुझे हैं वो सेम राइट्स अली, अवनीत और रोहित को मिलनी चाहिए, है ना। तो या तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं मेरा जो राइट्स हैं वो मैंने लिस्ट कर लेता हूँ मेरे पास क्या क्या राइट्स हैं, और मैं 3 बार डिफरेंट डिफरेंट यूजर बनाऊंगा और तीनों डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स में वो राइट्स को अटैच करता जाऊंगा, है ना। ये कर सकता हूँ मैं।
तो ये अगर मैं करूँगा तो क्या होगा कि सम टाइम मेरे पास 1 2 मान लो 5 राइट्स हैं मेरे पास, है ना? और ये 5 राइट्स मैं हर एक यूजर को देना चाहता हूँ और ये 3 यूजर हैं। तो ये जो 5 पॉलिसीज है, राइट्स का मतलब हो गया पॉलिसीज, ये पांचों पॉलिसीज, पांचों मैं तीनों यूजर में अटैच करूंगा तो मुझे 15 टाइम्स ये काम करना पड़ेगा, है ना? और अगर ये नंबर 30 हो गई तब तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। मेरा तो 2 3 हफ्ते लग जाएंगे इसमें, 150 यूजर के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा, राइट? अब एक तरकीब कर सकते हैं कि हम ऐसा क्यों ना करें कि एक ग्रुप बना दें डेवॉप्स। जैसे लिनक्स में एक यूजर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर एक ग्रुप बना देते हैं डेवॉप्स। और डेवॉप्स को हम दे देते हैं एक ही पॉलिसी अटैच करते हैं और वो होता है एडमिन, है ना? तो डेवॉप्स के पास क्या राइट्स हो गई? एडमिन राइट्स हो गई। अब रोहित, अवनीश और अली, जब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया वन बाय वन, है ना, तो मुझे वन बाय वन वो पांच पांच पॉलिसीज अटैच करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, इन सारे यूजर्स को ना एक यूजर्स बस क्रिएट करूंगा पासवर्ड डाल के, और सारे यूजर्स को एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, डेवॉप्स ग्रुप में। ठीक है? जैसे डेवॉप्स ग्रुप में ऐड करूंगा तो जो राइट्स थे उस ग्रुप को एडमिन के, वो राइट्स ऑटोमेटिकली सारे यूजर्स को असाइन हो जाएंगे। समझ गए? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? कोई क्वेश्चन? ओके। तो ये थोड़ा सिंपल है ना? यूजर क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप बनाने का पर्पस क्या हुआ? ग्रुप बनाने का पर्पस ये हुआ कि अगर फ्यूचर में भी टीम एक्सटेंड होती है तो हमें डायरेक्टली उस ग्रुप में ऐड कर देना है बंदों को। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो हमें ना इस तरह की मल्टीपल ग्रुप्स बनानी पड़ेंगी। कैसे कैसे बनानी पड़ेंगी? कुछ हो सकता है डेव, हाँ, हाँ, हम बना सकते हैं डेव ग्रुप, है ना? यहाँ पे डेवलपर्स को डाल देंगे। दूसरा हम बनाएंगे डेवॉप्स ग्रुप, है ना? तीसरा हम बनाएंगे क्यूए टीम के लिए क्यूए ग्रुप, डाटाबेस के बंदों के लिए डीबी ग्रुप। ठीक है? और जो भी हम ग्रुप बनाएंगे उन ग्रुप में उस जो पर्टिकुलर टीम है उसको कितनी सारी चीज़ों की एक्सेस होनी चाहिए, कितनी सारी नहीं होनी चाहिए, ये हम इस ग्रुप में ही अटैच कर देंगे। जैसे डेवलपर है, डेवलपर को मैं नहीं चाहता कि वो कुछ भी क्रिएट कर पाए और कुछ भी डिलीट कर पाए, कोई भी सर्विस। तो मैं उसको रीड ओनली की परमिशन दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, रीड ओनली एक्सेस दूंगा, और जो जो सर्विसेज वो बोलेगा कि मुझे EC2 इंस्टेंस देखनी है, मुझे S3 बकेट देखना है, मुझे CDN यूज करना है, देखना है कि तुमने क्या कॉन्फ़िगर किया, तो मैं उसको रीड ओनली की एक्सेस दूंगा। सिमिलरली क्यूए को मैं उसी तरह की पर्टिकुलर सर्विसेज की एक्सेस दे सकता हूँ, और डाटाबेस वालों को मैं उनकी डीबी की एक्सेस दे सकता हूँ। जैसे कि RDS DB अगर वो यूज कर रहे हैं मैनेज, तो हम उनकी एक्सेस दे सकते हैं। तो ऐसे काम करता है हमारा ग्रुप, और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वैसे काम करता है हमारा यूजर। अब यहाँ पर दो और चीजें थी, एक था रोल्स, एक थी पॉलिसी, है ना? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलिसी। व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स। पॉलिसी क्या है? इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, है ना? सेट ऑफ रूल्स इसको क्यों बोलते हैं? अगर कोई पॉलिसी आप लिखते हो, है ना, ये जनरल सा वर्ड है पॉलिसी, है ना? कोई HR की पॉलिसी होती है तो उसमें भी तो सेट ऑफ रूल्स ही होती है कि हाँ आपको फॉर्मल पहन के आना है, आपको शूज अच्छे होने चाहिए, आपकी हेयर कट होनी चाहिए, आपकी बियर्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ रूल्स हो गया, है ना? सिमिलरली AWS में भी ऐसा ही कुछ है। पॉलिसी का मतलब हो गया सेट ऑफ रूल्स। तो पॉलिसी में आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन कौन सी सर्विसेज की लिस्ट है जो कि मुझे रीड करवानी है यूजर के लिए, और जिस भी यूजर में ये पॉलिसी में अटैच करूंगा वो यूजर ऑटोमेटिकली जो भी मैंने सर्विसेज यहाँ लिखी हैं,
है ना, वो सर्विसेज उस यूजर को बिलोंग करने लगेंगी। दैट मीन्स वो यूजर के पास एक्सेस हो जाएगा उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज करने के लिए। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? सारा क्लियर है? ठीक है। तो पॉलिसी क्या होती है मुझे बता दो आप में से कोई भी। कोई भी एक बंदा। पॉलिसी बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हाँ हाँ है ना। तो अगर आपको कोई सेट ऑफ डिफाइंड परमिशन किसी ग्रुप या यूजर के लिए डालनी है, हाँ हाँ। तो आप उसको वो असाइन कर पॉलिसी हम सकते हो। एडिट लाइक कर लो या जैसे, एक बनी बनाई पॉलिसी वो हम अटैच कर देंगे, है ना। राइट राइट, परफेक्ट। मतलब हर हर अलग ग्रुप का अलग सेट ऑफ रूल्स होगा। लाइक हाँ हाँ डेवो या हाँ क्यूए या हाँ। डीबीए, उनके अलग टास्क है, तो उनके अलग सेट ऑफ पॉलिसीज है। परफेक्ट परफेक्ट। बिल्कुल सही, जो चीज़ मैं डिलीवर करना चाह रहा था वो परफेक्टली डिलीवर्ड हुआ। ऑसम। तो ये था पॉलिसी। अब रोल, एक नया वर्ड दे दिया AWS ने हमें, रूल्स। रूल्स क्या होता है? रूल्स बोलते हैं कि पॉलिसी क्या था, सेट ऑफ रूल्स। नाउ रूल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉलिसी। वन और मोर देन वन पॉलिसी आप अटैच कर सकते हो किसी रोल में। पहला थिंग, रूल्स क्या है, ग्रुप ऑफ पॉलिसी। आप वहां पर एक पॉलिसी भी रख सकते हो और एक से ज्यादा पॉलिसी भी आप उसमें डाल सकते हो। जैसे कि मेरे पास अगर चार चीजें अटैच करनी है, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि EC2 हो, है ना। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। जो रोल्स हैं, है ना, जो रोल्स हैं वो हमेशा सर्विसेज के लिए होती हैं, किसी यूजर्स के लिए नहीं होती हैं। अगर एक अकाउंट में यूजर है अली, जो भी हम सबने देखा, ठीक है, तो अगर हम क्या कर सकते हैं कि हम पॉलिसी अटैच कर सकते हैं अली में, है ना। लेकिन हम अली यूजर में कोई रोल अटैच नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना। रोल किसके लिए होता है? रोल हमेशा यूज होता है सर्विसेज के लिए। रोल कहाँ पर अटैच होगा? रोल सर्विसेज में अटैच होगा। कैसे होगा और काम क्या करता है रोल? रोल क्या करता है कि कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो, है ना, इफ यू वांट कि कोई सर्विस ऑन योर बिहाफ कैन डू द सेम एक्टिविटी, आपको रोल क्रिएट करना पड़ेगा और उस रोल को अटैच करना पड़ेगा कहाँ पर? यू दैट पर्टिकुलर सर्विस में। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये है क्या, कैसे काम करता है। मान लो कि ये एक EC2 इंस्टेंस है ना, और इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस में एक क्रॉन जॉब चल रही है ना। ये क्रॉन जॉब क्या करती है कि जो लॉग फोल्डर होता है ना, उस लॉग फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करती है और एक एक फोल्डर बनाती है, उसको जिप करती है और जिप करने के बाद इसको अपलोड कर देती है S3 में। ठीक है। S3 क्या है? एक बकेट है जो स्टोर करता है चीज़ों को, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये समझ लो कि एक EC2 इंस्टेंस है और वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है S3 के साथ में, और कम्युनिकेट करने के बाद वो वहां पर चीज़ों को अपलोड भी कर रहा है S3 के ऊपर में। ठीक है। अब ये कैसे कर रहा है? ये तो कोई यूजर नहीं है, EC2 में कोई यूजर नहीं है ना। कोई यूजर होगा तभी तो वो एक्सेस करेगा और यहाँ अपलोड करेगा, राइट, क्योंकि इसको तो चाहिए। ये तो बोलेगा तुम्हारे पास परमिशन है, तुम्हारे पास एक्सेस है, यूजर ID पासवर्ड है, अगर हाँ है तो तुम मेरे अंदर लॉग इन कर लो और मुझ में वो चीजें डाल दो जो भी तुम्हें डालनी है। अब चूंकि यहाँ पे कोई यूजर है ही नहीं, ना ही तो रोशन यूजर है, ना अली, ना अवनीत, ना ही रोहित, कोई भी यूजर नहीं है। तो ये EC2 कैसे करेगा ये काम? EC2 ये काम तब कर सकता है जबकि हम यहाँ पर एक रोल अटैच कर दें। रोल, तो रोल अगर हम यहाँ पर अटैच करते हैं तो रोल में क्या होता है कि हम EC2 इंस्टेंस को हम बोलेंगे। अब आपको पता है कि रोल के अंदर में पॉलिसी होती है ना। आपने एक रोल बनाया और उसके अंदर में पॉलिसी अटैच की। पहला पॉलिसी जो आपने डाला वो कि ये था कि S3 के ऊपर में फुल एक्सेस हो, फुल एक्सेस हो। ठीक है, ये आपने रोल बनाया। फिर आपने बनाया कि
क्लाउड वॉच के ऊपर में फुल एक्सेस हो। ठीक है, ऐसे करके आपने दो रोल, सॉरी, एक रोल के अंदर दो पॉलिसी लगा दिए। अब चूंकि आपने बोला है कि ये मैंने कंडीशन बनाया है S3 के ऊपर फुल एक्सेस हो, और ये मैंने नियम लिखे, नियम यूज किए और इसको अटैच कर दिए EC2 इंस्टेंस के ऊपर, तब EC2 इंस्टेंस यहाँ से कोई भी लॉग उठा करके S3 के ऊपर कॉपी कर सकता है विदाउट एनी हेजिटेशंस और विदाउट आस्किंग एनी यूजर आईडी पासवर्ड। अभी तक कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं नहीं रोशन भाई। ठीक है, सबके लिए ना, अली भाई, रोहित? नहीं मैं रोहित ही बोल रहा हूँ अच्छा अच्छा, रोशन भाई। मुझे लगा ऑल अवनीत गुड, भाई। मेरे साथ मेरे लिए किसी के पास कोई ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है ना? ऑल गुड। ऑसम, वेरी गुड। तो ये हमने देखा कि रोल कैसे काम करता है ना? अब हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि पॉलिसी आखिर होती क्या है और दिखती कैसे है। जैसे आपने देखा कि मुझे जब इस यूजर को एडमिन राइट्स देने थे तो मैंने क्या किया, मैंने ऐड परमिशन किया और वहां जा करके एक पॉलिसी अटैच कर दी, है ना? पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी एक सिंपल जेसन फाइल होती है, बहुत ही सिंपल जेसन फाइल होती है, जिसमें कि हम सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर देते हैं कि ये सारे नियम लागू हो जाएंगे अगर किसी यूजर के ऊपर में ये पर्टिकुलर पॉलिसी अटैच हुई तो। अब वो कैसे डिफाइन होते हैं तो ये देख लो। जैसे मान लो लिस्ट बकेट का रूल है ना? इसको जेसन में जाओ तो यहाँ पे देखो, जो पॉलिसी लिखी जाती है, समटाइम्स आपको कस्टम पॉलिसी भी लिखनी पड़ेगी। तो कस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि आपको इस कर्सर से पूरा यहाँ के कर्सर तक सब कुछ लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। कस्टम पॉलिसी अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में लिखनी पड़ेगी तो हमेशा याद रखना कि एक सैंपल पॉलिसी उठा लेना उस सर्विस की, जिस भी सर्विस के लिए आप पॉलिसी लिख रहे हो। ठीक है, उस सर्विस की पॉलिसी ऐसे उठा लेना, उसमें ये जो पहली लाइन है ये कॉमन रहेगी, ये वर्जन्स हैं CLI के तो ये कॉमन रहेगी। उसके बाद आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आता है इफेक्ट एंड एक्शन। क्या इफेक्ट आपने क्या किया, है ना? इफेक्ट क्या हुआ, आपने अलाउ कर दिया, और एक्शन क्या क्या ले सकता है वो पर्टिकुलर सर्विस। तो आपने बोला कि S3 के ऊपर गेट कर लो और लिस्ट कर लो, है ना? इससे ज्यादा देनी नहीं है अपने को। तो आपको अगर कोई बनानी है कस्टम पॉलिसी तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको कॉपी करोगे, है ना? और आप अपनी पॉलिसी भी यहाँ पर बना सकते हो, जिसमें कि किस तरह की चीजें आप डाल सकते हो। आप डाल सकते हो यहाँ पर रिसोर्सेस, कौन कौन से रिसोर्सेस हैं। रोशन भाई, हाँ जी। S3 गेट मतलब कि वो डाटाबेस है, जैसे बकेट है, मतलब उसमें से डाटा गेट कर सकते हैं, और हाँ, लिस्ट मतलब कि देख सकते हैं, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ये एक परमिशंस हो गई ना। ओके ओके ओके, यस यस, आई गॉट इट। तो थैंक यू। ये, हाँ, क्योंकि हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स, है ना? तो यस सेट यस ऑफ यस यस। रूल्स किसके लिए सेट ऑफ रूल्स है? पॉलिसी कहीं भी अटैच हो सकती है, या तो रोल में अटैच होगी या यूजर में अटैच हम्म होगी, है ना? तो ये पॉलिसी यस। जिसमें भी अटैच हो जाएगी उसके पास ये ताकत आ जाएगी गेट करने की और लिस्ट करने की। ठीक है, तो एग्जैक्ट। तो ऐसे अपन काम करते हैं पॉलिसी के साथ में। यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है ना? नथिंग फ्रॉम माय साइड रोशन परफेक्ट भाई। है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब दूसरी चीज जो है IAM के अंदर में, वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना? ये बहुत ही रिकमेंडेड तरीका है, तो AWS बोलती है कि ये तो होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास EC2 इंस्टेंसेस हैं, सॉरी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है आपके अकाउंट के ऊपर में। तो हम देखते हैं कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे इनेबल कर सकते हैं हम अपने यूजर के लिए। तो ये एक यूजर है अली, है ना? मैं गया सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर में, मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे मुझे पूरे यूजर्स की समरी मिल जाती है
है ना। कंसोल का पासवर्ड इनेबल है डिसेबल है, तो उसने बोला इनेबल है, परफेक्ट। फिर उसने बोला कि असाइंड एमएफए डिवाइस, है ना। एमएफए डिवाइस अगर आपके पास है तो आप उसको यहाँ पर असाइन कर लो। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार पूछते हैं कि कैसे असाइन होता है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एमएफए डिवाइस जो होती है ना, वो एक ऐप है। वो आप भी अपने मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाओगे और वहाँ पर लिखोगे गूगल ऑथेंटिकेटर, है ना। ये एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप आईओएस यूज़र हो तो ऐप स्टोर में जाके आप ये चीज़ लिख दो, गूगल ऑथेंटिकेटर, है ना। तो वहाँ से आपको वो डाउनलोड करने का एक ऑप्शन देगा, आप उसको डाउनलोड कर लो। जब आप डाउनलोड करोगे फिर आपको अपने अकाउंट में यहाँ पे आना पड़ेगा, इस प्लेस में यूजर्स में जाना है। यूजर में उस यूजर का नाम में जाना है, चाहे वो एडमिन हो, चाहे अली हो, चाहे रोशन हो, कोई भी हो, उसमें जाना है। वहां पे जाके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स एक सेक्शन है, इस पे जाके क्लिक करना है। कहाँ पे? असाइंड एमएफए डिवाइस। तब ये पूछेगा कि किस तरह की डिवाइस है आपके पास, तो आप लिखोगे वर्चुअल एमएफए डिवाइस, क्योंकि ये मोबाइल ऐप है तो इसलिए आपने ये लिख दिया। आपने किया कंटिन्यू। अब ये बोलेगा कि एक बार कोड है, इसको आप स्कैन कर लो। अब जो आपने गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड किया होगा, उस ऑथेंटिकेटर को ओपन करने का टाइम आ गया है और उससे आप बार कोड को स्कैन करोगे। ठीक है, ये रहा बार कोड। जैसे ही आप ये बार कोड स्कैन कर लोगे, आपको 6 डिजिट का एक नंबर मिलेगा। सॉरी, एक नहीं, दो दो मिल रहे हैं। दो नंबर, सॉरी, दो बार आपको ये नंबर यहाँ पे टाइप करना है। वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट होगा, वो 30 सेकंड या 20 सेकंड में नंबर चेंज हो जाते हैं। मान लो अभी एक नंबर है 098765 4। ठीक है, अब आपको वेट करना चाहिए 20 सेकंड का, क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर दोबारा एक नया नंबर जनरेट करेगा। तो इस बार आपको फिर से डालना 123456 7, जो भी है नंबर, है ना, वो नंबर आप डाल दो। और जब आप डालोगे तो यहाँ पे बोलेगा असाइंड एमएफए। ठीक है, तो आपको वो एमएफए इनेबल कर देना है अपने अकाउंट में। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, तो अगर आप कभी भी इनेबल करने के लिए जाओगे तो उस वीडियो को एक रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो। यहाँ पे टास्क डाल देता हूँ, इनेबल एमएफए इन मोबाइल मोबाइल ऐप। और ऐप का नाम क्या है? गूगल और ऑथेंटिकेटर। ठीक है, ये ऐप डालना पड़ेगा। जब आप ये ऐप डाल दोगे तो आप अपने मशीन पे जब लॉगिन करोगे तो एक पर्टिकुलर कोड आपसे मांगा करेगा हर बार। अब जिसके पास वो कोड नहीं है तो डेफिनेटली वो मेरे अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा। जिसके पास वो कोड है तभी वो उस अकाउंट पे लॉगिन कर पाएगा, है ना। तो ये एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जो कि AWS आपको प्रोवाइड कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द यूजर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है अभी तक? एमएफए का फुल फॉर्म कुछ है मल्टी होगा? फैक्टर ऑथेंटिकेटर, MFA। ओके। हाँ, ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर होते हो ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है। रोशन भाई, एक्चुअली एक्चुअली तो मेरे यहाँ लाइट चली गई थी, तो चलिए कोई नहीं, मैं बाद में हाँ हाँ देख हाँ, लूंगा इसको, है ना। तो ठीक है। तो एक सेकंड, मेरा पॉज कर देता हूँ। बिल्कुल कर तो सकते उसमें हैं। जैसे कि उसमें कई बार ये होता है कि आपको एक्सेस की में, जैसे जो सिक्योरिटी की और सिक्योरिटी कुछ होता है, उसको आपकी प्रोफाइल में एक्सपोर्ट करना होता है आपके CLI के थ्रू। हाँ तो हाँ, वो वो हम लोग ट्राई कर लेंगे वैसे अपने एंड पे, हाँ, है ना। लेकिन वो होता कैसे है और वो क्या होता है? अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई, ये मैं मिस कर गया था। लेट मी डिस्कस हियर। आप अपनी स्क्रीन को स्टॉप करो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपने ठीक, डिस्कस कर दी। हम्म, मैंने जैसे हम, स्टॉप कर। हाँ,
आप मुझे लगता है आप लोग देख पा रहे होगे मेरी स्क्रीन को। हाँ जैसे कोई हाँ भी हाँ, देख पा यूजर रहे है, कोई भी यूजर है, जैसे अली एक यूजर है ना। अली यूजर, अभी अगर मैं बोलूं कि अली यूजर कंसोल पे लॉगिन कर ले, तो अली यूजर को क्या क्या चाहिए था? अली यूजर को एक यूजर आईडी चाहिए था और एक पासवर्ड चाहिए था, है ना। तभी वो कंसोल पे लॉगिन कर पाए और अली यूजर यहाँ पे सब कुछ देख पा रहा है। ठीक है, कंसोल पे देख पा रहा है, नॉट ओनली देख पा रहा है, वो अली यूजर अपने जो भी उसको परमिशंस हैं उसके हिसाब से वो चीज़ों को क्रिएट और डिलीट भी कर सकता है, जैसा उसको परमिशंस है। अगर उसको रीड ओनली की परमिशन है तो सिर्फ चेक कर सकता है, अगर उसको एडमिन राइट्स है तो वो क्रिएट और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है। सिमिलरली जो काम हम यहाँ से कर रहे हैं, हम वो काम CLI के थ्रू भी कर सकते हैं, AWS CLI के थ्रू। जब AWS CLI के थ्रू हम वो काम करने के लिए जाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा? सेम थिंग, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, है ना। अब वो यूजर आईडी पासवर्ड जो CLI में यूज होती है, उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? एक्सेस की एंड सेक्रेट एक्सेस की। एक्सेस की इज अ यूजर आईडी एंड सेक्रेट एक्सेस की इज अ पासवर्ड, है ना। एक्सेस की जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो हमें एक इस तरह का एक पॉपअप देता है, बोलता है ये तुम्हारा एक्सेस की है, और इस पर क्लिक करोगे तो ये बोलता है ये तुम्हारा सेक्रेट एक्सेस की है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है जबकि आप इस एक्सेस की और सेकंड एक्सेस की को सेव कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको हमेशा ये उसी समय डाउनलोड कर लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मिस कर गए तो आपको ये दोबारा से रीसेट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे नहीं डाउनलोड करा तो मुझे ये दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा, एक्सेस की और सेकंड एक्सेस की। पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की होती है, ये जो हमारा प्लेन यूजर आईडी पासवर्ड था, ऐसा नहीं है कि उसका इंक्रिप्शन है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये रैंडम जनरेशन वाली चीज़ है। तो ये आप कभी भी ये मत सोचना कि जो मेरा यूज़र आईडी है एडमिन और इसके जो पासवर्ड है तो वही ये भी है, ये एडमिन और ये पासवर्ड है, नहीं। ये CLI के लिए यूज़र आईडी है और जो उसका सेक्रेट एक्सेस की था वो CLI के लिए पासवर्ड है। दैट्स इट। समझ गए? ठीक है रोशन भाई, हम कर सकते हैं क्या? मतलब अभी आप देख सकते हैं क्या कि हाँ कैसे हाँ, करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कमांड बिल्कुल, लाइन से। डाउनलोड करो, अपने पास डाउनलोड करके रख लो एटलीस्ट। ठीक है। अब CLI कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, AWS CLI को कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, तो ये भी मैं आपके टास्क में डालूंगा, और आप लोग आज सोने से पहले ये कर लेना। बहुत कम ही काम दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा काम नहीं देता हूँ। AWS CLI सेटअप तो मैंने, लास्ट वाला है मेरे हाँ लास्ट वाला रोशन भाई है वीडियो, आज मैंने देखा था ये। नौ, अच्छा, जिसमें 9 वीडियो है ना हाँ उसमें हाँ हाँ हाँ, इसमें अच्छा अच्छा, 9 वाला लास्ट वाला है। ओके ओके ओके, ये वाला है ना। हाँ, तो इसमें जा करके आप CLI कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। ये सब ना मैं एक जगह लिख रहा हूँ ताकि आपको ना थोड़ा आसान हो। AWS CLI कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा। अब एक, CLI, हाँ हाँ, रोशन भाई CLI हमारे पास क्या, पहले हमें EC2 इंस्टेंस एक क्रिएट करना पड़ेगा क्या? नथिंग तभी नथिंग हम। नथिंग। देखो ये मेरा विंडोज़ लैपटॉप है जिसमें कि मैं अभी डेमो दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। इस विंडोज़ लैपटॉप में मैंने क्या किया है, गिट बैश इंस्टॉल किया है। गिट बैश इंस्टॉल कर लो। ठीक है। जब गिट बैश आप इंस्टॉल करोगे ना अपने विंडोज़ में, तो आपको ना ऐसा कुछ दिखेगा, ब्लैक सी स्क्रीन और ये ऐसा सिंबल दिखेगा। ठीक है, गिट बैश की। जब ये आ जाए ना तो आप समझ जाओ कि अच्छा मेरे पास गिट बैश आ गया है। ठीक है। अब आपका दूसरा टास्क है क्या? AWS CLI डाउनलोड करना और उसको इंस्टॉल करना। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं AWS CLI को विंडोज़ में इंस्टॉल करने के लिए। एक सबसे आसान तरीका होता है .exe डाउनलोड करो और उसको चला दो, वो खुद ही सारा काम कर देगा आपके लिए। ठीक है। AWS CLI विंडोज़, विंडोज,
AWS की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी है CLI इंस्टॉल करने की। यहाँ जाना है, ये उठाना है MSI इंस्टॉलर, ये उठा के एज इट इज़ आप अपने ब्राउज़र में चला दोगे तो ये डाउनलोड कर देगा। अगर आप विंडोज़ यूज़र हो, अगर मैक या फिर कोई अदर यूज़र हो, फिर आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, इनमें से उठाना पड़ेगा कोई ना कोई। ठीक है, जैसे ही आप ये करोगे ना तो आपकी ना .exe फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फिर उस .exe को बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, वो आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट बोलेगा, पूछेगा कि मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस करो, आपको करते रहना है। जैसे आप करते जाओगे आप पहुंच जाओगे कंप्लीट AWS इंस्टॉलेशन में। जब AWS CLI इंस्टॉल हो जाएगी, इंस्टॉल होने के बाद आप उसको टेस्ट कैसे करोगे, तो आपको एक सिंपल सी कमांड रन करनी है अपने लैपटॉप में, और उस कमांड का नाम है AWS। बस, और कुछ भी नहीं टाइप करना है, ये लिख करके इंटर मारना है। जब आप ये इंटर मारोगे ना तो आपको ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। वो बोलेगा कि तुमने जो रन किया है कमांड, उसके साथ तुमने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, यू नीड टू बी रन एनी ऑप्शंस और एनीथिंग। दैट मीन्स कि AWS CLI इंस्टॉल हो गई है। जब इंस्टॉल हो गई है तो उसका दूसरा एक और स्टेप है। पहला स्टेप था इंस्टॉलेशन, दूसरा स्टेप है कॉन्फ़िगर करना, है ना। कॉन्फ़िगर करने में आपको कमांड चलानी पड़ेगी AWS कॉन्फ़िगर। बस, ये कमांड चलानी पड़ेगी। जब आप ये कमांड चलाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि तुम्हारी एक्सेस की क्या है, तुम्हारी सेक्रेट एक्सेस की क्या है। अब एक्सेस की और सेक्रेट एक्सेस की आपने डाउनलोड करके रखा हुआ था जब आपने एक यूज़र बनाया। जब आपने यहाँ पर एक यूज़र बनाया तो आपने इस यूज़र का एक्सेस की सेक्रेट एक्सेस की डाउनलोड किया था, राइट। वही एक्सेस की सेक्रेट एक्सेस की आपको यहाँ पर डालनी है। जब आप डाल दोगे फिर आपको आपके यूज़र के अंदर में एक फोल्डर हो बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जब आपने AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाई होगी ना, ये कमांड AWS कॉन्फ़िगर, जो आपने ये कमांड चलाई होगी तो आपको ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बनना हुआ यहाँ पे दिखेगा। ये कहाँ पर है फोल्डर, ये किसी भी यूज़र के होम डायरेक्टरी में बनता है। हमेशा याद रखना, जिस भी यूज़र से आपने AWS CLI कमांड चलाई है उस यूज़र के होम डायरेक्टरी में, उस यूज़र के होम डायरेक्टरी में ये .aws कमांड बनता है। ठीक है, AWS फोल्डर बनता है डॉट। अब यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके आपको चेक करना है। सॉरी, मैं अंदर में ही हूँ इसके। यहाँ पे जाके आपको देखना है। जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, एक कॉन्फ़िग एक क्रेडेंशियल, है ना। दो फाइलें बनती हैं। जो क्रेडेंशियल फाइल होती है उसमें यूज़र ID पासवर्ड आ जाता है ऑटोमेटिकली, लाइक दिस। और जो कॉन्फ़िग फाइल होती है उसमें कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं कि कौन सा रीजन मेरा डिफ़ॉल्ट रीजन है और क्या आउटपुट है, ये आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ऐसे AWS CLI इंस्टॉल करते हैं। मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें बहुत डिटेल से मैंने डाला है कमांड्स के साथ में, आप प्लीज़ उसको रेफर करना, आपको आसान होगा वो क्रिएट करना। रोशन भाई, ये गिट बैश कैसे होगा इंस्टॉल? गिट बैश। बस गूगल में लिख दो, विंडोज़ यूज़र हो तुम तो, गिट बैश फॉर विंडोज़, डाउनलोड कर लो यहाँ से गिट बैश। ये भी एक exe और होगी। होता क्या है ये गिट बैश? गिट बैश एक कमांड लाइन टूल है जो कि आपको विंडोज़ मशीन के ऊपर में लिनक्स कमांड चलाने का फीचर देती है। ओके। लिनक्स की सारी कमांडें यहाँ पे चल जाएंगी, जैसे कि PWD, LS, ये सब कमांडें तो लिनक्स की है ना। W एग्जैक्टली। यूज़र, ये सारी कमांडें यहाँ पे चल जाएंगी। ओके। हम्म, ठीक है। ये गिट बैश की भी चाहिए तो मैं इसकी भी लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। और ये जो EC2 है, जो सर्विसेज है ये AWS की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, हम यूज कर सकते हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इससे? कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं भी हो तो भी आप यूज़ करो। आप, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सर्विसेज अगर आपको सीखना है तो कभी भी आप ये मत हम्म। सोचना कि मेरी बिलिंग 200 आ जाएगी या 400 रुपये आ जाएंगे, ऐसा मत सोचना। क्योंकि नहीं। आपको, मैं मेरी कंप्लीट जान दो, अगर आपको वो $1000 भी कर देता है ना, हम्म। अगर आपको उसने $1000 भी चार्ज कर दिए ना,
तो आपको देने की जरूरत नहीं है। आप उसको, मैं आपको बता दूंगा तरीका जिससे कि आप अपने बिलिंग्स को रिवोक करा सकते हो। ठीक है, ओके जिससे कि आपकी बिलिंग ओके रिवोक हो जाएगी। आप उसको, आपको सपोर्ट को एक मेल डालना पड़ता है और उसके बाद वो आपके बिलिंग को रिवोक कर देगा। ठीक है, लेकिन आप ओके तब वो रिवोक कराना जब आपकी $20 से ऊपर हो जाए, मतलब 1500 2000 रुपये हो जाए तब कराना। अब $1 2 $5 $10 की हो ना तो मत कराना, क्योंकि फिर आप बड़ा वाला ऑप्शन नहीं ले पाओगे, आप छोटे में ही रिवोक करा रहे हो। ठीक है, ओके तो ओके ये काम जी मत करना। अगर आपको जैसे अभी तो जब शुरुआत करोगे तो आप बहुत ज़्यादा बिलिंग नहीं ला पाओगे। आप मुश्किल से $5 भी आ गया तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, उतना नहीं आएगा। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करने लगोगे ना तो नेक्स्ट 6 मंथ, जब आप 6 महीने के बाद जब आप फ्री यूज़र हो जाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो आप उस समय आपकी बिलिंग्स थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि उस समय आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में चीज़ों को यूज़ करने लगोगे। तब आपकी जो बिलिंग बढ़ेगी तो उस समय आप रिबुक कराना, अभी रिबुक मत कराना। ओके 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 ये डिटेल्स में तो आप लोगों इसमें को, रोशन कुछ जीसीपी जैसा फंडा नहीं है कि कुछ वो क्रेडिट कर देते हैं कुछ अमाउंट और वो नहीं उसमें से ही। इसमें नहीं देते हैं। अली सक्सेना, अली मोहम्मद अली। अली भाई आपका क्या है? MOHD डॉट, यहाँ पर दिख रहा है क्या? हाँ नहीं दिख रहा है यहाँ पे MOH, हाँ ये नीचे है हसनैन 86। हाँ, और एक रोहित। ये टास्क है ना, आप लोगों के ऊपर, तो प्लीज इसको ठीक है, करके ही सोना।